हेलो क्यूटीज, कैसे हो? आई होप यू डूइंग वेल। मैं जानता हूँ कि आप बॉटनी पढ़ के बहुत बोरिंग हो चुके हो, तो मैं एक जूलॉजी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड ये यूनिट जो है वो आपको पसंद है, आपको आता है, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को कवर कर रहे हो, स्टिल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसे हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, इसकी डिटेल्स जानेंगे एंड 20 मिनट्स के बीच में इस तरीके से कवर करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बट एक चीज मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि जब भी आप इसे सपोर्ट करते हो तब नेक्स्ट टॉपिक उठाने में मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको मीनिंग पता ही होगा, बट उसकी एक हम डेफिनेशन देखते हैं बाय द डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ मतलब होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल होता है, इमोशनल, बिहेवियरल एज वेल एज द सोशल। मतलब कि हर एक एस्पेक्ट के बीच में अगर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑर्गन्स अच्छे हैं, पेनिस अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। इसके बीच में कैसा है कि आपकी मेंटेलिटी अच्छी है, इमोशनल एस्पेक्ट आपका अच्छा है, या जैसे कि अगर हम देखेंगे तो रेप वगैरह की केसेस कम हो रही है, या इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये सभी चीजों को मेंटेन होना मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। ऐसे मोटा मोटा समझ लो। उसके बाद इसके बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी वजह से ये जो बाकी की थ्योरी है इसे पढ़ के रखना। फिर बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज देखेंगे। इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल। इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, एसटीडीज बढ़ रहे थे, एंड हमारा इंडिपेंडेंस जब भी हुआ, ठीक है, 1947 के बाद में, तब इट इज वाज द अमंग द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जिसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, एक्शन प्लान स्टार्ट किया था 1951 के बीच में। देखो, आजादी के जस्ट 4 साल बाद हमने पहले क्या किया? खाना देखा नहीं देखा, पीना देखा नहीं देखा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिगार्डिंग कुछ फैमिली प्लानिंग वगैरह की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एंड ये क्वेश्चन नीट पीजी में पूछा गया था, नीट 2020 में पीजी में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। देखो उसी के साथ देखो, एंड पीरियोडिकली असेस ओवर द पास्ट डिकेड्स। डिकेड्स मतलब एक डिकेड के बीच में 10 साल आता है, वो भी चीज देख लेना। इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम जिसका नाम है आरसीएच। तो आरसीएच का फुल फॉर्म होने वाला है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इसके बीच में होता है। इसका एक तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एक बार कंफर्म कर लेना। ये 1997 में आया था जितना मुझे याद है, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बीच में अवेयरनेस वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, एंड एक फैसिलिटीज देना, सपोर्ट देना, यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट है ये देना, क्योंकि इसका एक एस्पेक्ट है कि आपको एक हेल्दी सोसाइटी बनानी है जिसके बीच में सभी प्रोग्राम्स आते हैं। देन एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, with the help of audio visual and the print media, government and non-government agencies, NGOs मतलब नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, have taken various steps to create awareness among the people अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीजें। ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर्स कैसे होने चाहिए, फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए। स्कूल्स में देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के रिलेटेड मैंने कुछ सीखा था, तो मैंने एक तो हमारे क्लास में सीखा था, 7th क्लास के बीच में रिप्रोडक्शन का टॉपिक था, एंड आई वाज अमेज यार, कैसे बढ़िया चीजें होती है। मतलब उस टाइम पे बढ़िया नहीं लगती थी, बट स्टिल कि यार ऐसा भी होता है। पहले तो लगता था ना कि यार बच्चा भगवान देता है, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन होता है। फिर बाद में दोस्तों ने सिखाया कुछ चीजें, ठीक है, आपको पता है, तो इसके बीच में इतना ही दिया है। फिर बाद में हमें पता चला कि यार एड्स होता है, बचपन में पता चला था ना। तो ऐसी ही चीजें कि यार हमें टीचर से सीखने को मिलता है। पेरेंट्स तो वैसे नहीं सिखाते, मेरे पेरेंट्स तो कभी मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। स्टिल एसटीडीज के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्दी फैमिली, या तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट द मैरिजेबल एज ग्रुप्स, ठीक है, कि लाइक लड़कों के लिए 21, हमारे लिए 21, फीमेल्स के लिए 18 एज, ठीक है, ये सभी चीजें इसके बीच में है। तो जस्ट रीड दिस, क्योंकि इसके ऊपर एक आध स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिया जा सकता है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर बाद में मैंने जो हाईलाइट किया है उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर लेना। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, या एसटीडीज मतलब आपके क्या होता है, डिसीजेस होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलते हैं, उसे हम कहते हैं। ठीक है, एबॉर्शंस है, कॉन्ट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, इतना वाइडर एरिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द इनफर्टिलिटी और द एसटीडीज, इट इज अ वाइडर एरिया अबाउट द एबॉर्शन। एबॉर्शन बहुत ज्यादा होते हैं, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें होती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडेशन ऑफ मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अभी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनर्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। देखो, हमारा इंडिया जो है बहुत पॉपुलर है फीमेल फिटिसाइड्स के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसे होता था पहले, अभी भी हो सकता है, होता है थोड़ा सा, बट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था कि एमनियोसेंटेसिस करके एक टेक्निक होती है,
जिसके बीच में फ्लूइड को चेक किया जाता है, ठीक है। अभी कैसे किया जाता है उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जाके वो आने वाला है। तो उसके बीच में हमें पता चलता है कि यार मेल है या फीमेल है। बेसिकली ये इसका जो प्राइमरी यूज होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पकड़ने के लिए होता है, बट इसके थ्रू हमें सेक्स ऑफ द बेबी पता चलता है बिफोर इट्स बर्थ। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चलता है, मतलब पहले हुआ करता था कि इसके बीच में फीमेल है, तो फीमेल फीटिसाइड हुआ करता था और वो भी इलीगल था, ठीक है। फिर बाद में इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन किया गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ फीमेल फीटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पोलियो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1995-1996 के दरम्यान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1995 पकड़ लो, पोलियो उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था। पल्स पोलियो जिसके बीच में ओरल भी होता है और आईवी भी होता है, ठीक है, आईवी नहीं होता, ठीक है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी आपको दिया जाता है। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन, ठीक है। इन एमनियोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। अभी ये गाइडेड यूएस के थ्रू वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में कैसे होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे लिया जाएगा, उसके बीच में जो डिसॉल्व सेल्स होती है, ठीक है, उसके स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, आपको पता है, ठीक है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया है, आपको पता है, ऑटोसोमल रिसेसिव वगैरह क्या होता है, सभी चीजें, ठीक है। फिर बाद में एक्स लिंक पता है आपको, वाई लिंक भी पता होगा, कुछ सभी डिसीजेस लाइक 21 डिसीज पता होगा क्रोमोसोम का, ये सब कुछ इसके बीच में पता चलता है। इसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार बच्चा हेल्दी जन्म आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए होता है कि अगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड इन फ्यूचर बच्चा अगर डिफिकल्टी फेस कर सकता है, तो उसको हम फीमेल फिटिसाइड की तरह नहीं देखेंगे, ठीक है, उसे हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट फीमेल फिटिसाइड अलग होता है बेटा, वहां पर फीमेल है, वो हेल्थी है खराब है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से उसे किया जाता है। फिर बाद में रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द एनजीओस, दैट इज द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर एक दिया है कि डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट द CDRI लखनऊ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, CDRI का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में होने वाला है, जिन्होंने की सहेली बनाया था, जो कि मेल मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर लेगी तो मेरी वाइफ लेगी, मैं नहीं लूंगा, नहीं तो आप आओगे भैया आप भी सहेली लेके देखो क्या होता है। सहेली आपकी भी होनी चाहिए बेटा, सहेली मेरी नहीं होगी, मेरी वाइफ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह है, इसे आगे हम जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पर जितना लिखा है रीड दिस, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बाद में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट क्यों की गई थी, क्योंकि यार हम दो हमारे दो वाली कॉन्सेप्ट पहले नहीं थी। पहले हम दो हमारे 10, हम दो, देखो मेरे जो दादाजी है उनको टोटल 9 चाइल्ड है, 9 चाइल्ड उनके खुद के बेटा, और एक ही पत्नी से है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, पहले ऐसा हुआ करता था, अभी कैसे होता है V2/2 V2/3 या 1 ऐसा चलता है, ठीक है। इन द पास्ट सेंचुरी ऑल ओवर द ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। पहले माता जो मदर हुआ करती थी उसकी डेथ बहुत ज्यादा थी, बच्चा जन्मने के बाद उसकी भी डेथ होने के रेशो बहुत ज्यादा थे, मैटरनल मोर्टिलिटी या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थे। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद द बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपको पता है कि मतलब IMR और MMR जो है उसका रेट डिक्रीज हुआ, मतलब मदर या फीमेल या फीटिसाइड जो डेथ था उसका रेशो कम हो गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर साइड में लिखा है मैंने, 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है। फिर बाद में 2000 तक वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन तक पहुंच गई, 6 बिलियन तक। और जो लास्ट का सेंसस हुआ था 2011 के बीच में, उसके बीच में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन थी। 7.2 बिलियन मतलब बहुत ज्यादा होता है। फिर बाद में, ठीक है, फिर बाद में इंडिया का दिया है, हम पीछे नहीं है बेटा, हम बहुत आगे हैं। क्यों, देखो इंडिया में 1947 मतलब यहाँ पर दिया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज सो व्हाई आई हैव रिटन 1947, इट वाज 350 मिलियन, इट वाज 350 मिलियन इन टर्म्स ऑफ मिलियन, इट वाज नॉट बिलियन, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 2000, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2000 इट क्रॉस्ड ऑलमोस्ट और इट केम नियर टू द 1 बिलियन, ठीक है, इट केम नियर टू द 1 बिलियन एंड इन द 2011 सेंसस इट हैव क्रॉस 1.2 बिलियन। देखो कितना फास्ट ग्रोथ रेट है बेटा, इंडिया इससे ज्यादा तरीके किसी और चीज के बीच में नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका रीजन उन्होंने दिया है डिक्लाइन रेट ऑफ MMR एज वेल एज दी IMR, जिससे मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो है। एंड हमारे यहाँ पर कैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे कि जापान के बीच में ओल्ड एज वाले ज्यादा है, इसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कम है, बट हमारे यहाँ पर हमारे एज ग्रुप के ज्यादा है। कल जाके मेरी शादी होगी, मेरे 4-5 बच्चे होंगे, दैट्स व्हाई इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद थ्रू अवर RCH दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है,
दो वी हैव कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बट वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब मार्जिनल है, यहाँ पर लिखा है भैया। ये क्यों हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन रेट वाज लेस देन 2%, मतलब कि 1000 के पीछे 20 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, एट अ रेट जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको लगेगा यार भैया 1000 के पीछे 20 ही बढ़ रहे, बेटा 1000 के पीछे बस 20 नहीं होता, 1000 के पीछे 20 बढ़ रहे बेटा, मतलब बहुत ज्यादा रेट है यहाँ पर, ऐसा समझ लो। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम इज द मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज एंड बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बेटा हम कहेंगे लोगों को क्या, कॉन्डोम यूज करो, हम कहेंगे कि यार स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज करो, ठीक है, हम कहेंगे कि बेटा डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ मेथड्स यूज करो। ऐसा नहीं है कि मतलब उनके बीच में इंटरकोर्स हो रहा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर दिया है नीचे कि हमारे दो, मैं बचपन में था तब, आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज 2006 और 7, मैं हर जगह पर देखता था, रिक्शा पर देखता था, दीवार पर देखता था, स्कूल में देखता था, वो स्पीकर में बजा के जाते थे, हम दो हमारे दो, मी दोन माजे दोन, ऐसा करके, ठीक, आई स्टिल डू रिमेम्बर, ठीक है, ऐसे हुआ करता था। फिर बाद में अर्बन एरियाज में जो है वो वर्किंग कपल्स 1 चाइल्ड नॉर्म किया है, मतलब कि अर्बन कपल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यार हम दो, हमारा एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट स्टिल वी जस्ट एडजस्ट विद द 1 चाइल्ड ओनली, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल ग्रुप्स, फीमेल का 18, हमारा 21। देन incentives given to the couple with the small families are two of other measures taken to tackle this problem, ठीक है। मतलब कैसे कि इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं कि जो जिनके बच्चे 3-4 होंगे उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, जिनके 2 है उन्हें अच्छे से मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पास्ट में हुई थी। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए बेटा, सिंपली यूज किया, सिंपली फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सिंपली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे उसे लेने के लिए मतलब बेटा 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में तो दिमाग खराब हो जाएगा ना बेटा, उससे तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नीचे गया फटाक से मेडिकल में बोला जाए तो भैया लेके ऊपर आ गए, ठीक है, ऐसा सिंपल, इतना सिंपल होना चाहिए। अभी इसे वेगली डायरेक्शन में मत लेना, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटा मैंने इसे यूज किया और वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा और प्रेगनेंसी हो रही, फिर तो जान चली जाएगी। रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, एक बार यूज कर लिया, निकाल दिया या यूज नहीं किया, डायफ्राम हो, वॉल्स हो, कुछ हो, तो फिर बाद में जब भी मुझे प्रेगनेंसी करनी है तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए बेटा, मौत आए बट साइड इफेक्ट ना आए, मौत आए बट साइड इफेक्ट ना आए, ठीक है, ये सब भी होनी चाहिए। और ये कोई सेक्सुअल ड्राइव के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक अगर आप ही देखो ना कि अगर सेक्सुअल ड्राइव के बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो कौन ही यूज करेगा बेटा, इसका ही होता है। एंड डिजायरेबल होता है सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर के लिए, तो ऐसा सभी होना चाहिए, ऐसे प्रेजेंटली अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जिसके बीच में हम कोई भी चीज नहीं करते, बस दिमाग का यूज करते हैं, बट उसके बीच में रिस्क बहुत ज्यादा होती है। नेचुरल के बीच में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर बाद में बैरियर मतलब ऐसी कोई भी चीज होती है जो कि अड़थड़ा निर्माण करती है, मतलब कि एक कंपाउंड तैयार करती है कोई 2 चीजों के बीच में, 2 चीजें हैं, बैरियर है इसके बीच में, ठीक है। जैसे कि कैसे कह रहे हो, होता है बहुत सारी चीजें, अभी मैं बहुत एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर बाद में आईयूडीज है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है, कुछ भी लिख के देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, पिल्स होती है, ठीक है। इंजेक्टेबल्स होते हैं, ये भी होते हैं जिसका हम लॉन्ग टर्म के लिए वगैरह यूज करते हैं। इम्प्लांट्स वगैरह, सॉरी इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्ट करते हैं, बट इम्प्लांट्स का लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। या सबसे फाइनल सबसे बढ़िया सर्जिकल मेथड्स, डोंट बिलीव, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बचपन में मैं बहुत ज्यादा सुनता था कि इनका ऑपरेशन हुआ, मतलब जो फीमेल्स वगैरह हुआ करती थी, बट आई नेवर यूज्ड टू गेट लाइक कि ऑपरेशन क्या हुआ इनका बीच में। मैं सोचता था अरे यार बेचारी इनका ऑपरेशन हुआ है। एंड एट द एज ऑफ आई थिंक आफ्टर 12th क्लास आई गॉट टू नो दैट कि यार आई रियलाइज कि when they used to call कि इनका ऑपरेशन हुआ है, they were talking about the tubal ligation, that is surgical method for contraception. So that is a thing, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है surgical method, and it is mostly reversible. It is reversible, it could be reversible, we can do it by tuboplasty, ठीक है, which I have seen multiple times in my hospital, ठीक है। So
It could be reversible by the tuboplasty, but mostly it is a irreversible. Just consider it. ठीक है. Then यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर, ठीक है, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड द सर्जिकल, सोरोलॉजिकल लिखा है, बट इट इज अ सर्जिकल. ठीक है. Then natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting. Sperms हमेशा रहते हैं, ovum हमेशा रहता है क्या नहीं. इससे मैं menstrual cycle के बीच में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा. अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मैं आज के दिन ही मैं menstrual cycle के ऊपर वीडियो डालूंगा. मैं झूठ बोल रहा हूँ, बस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना. ठीक है. तो वो होता है, तो ओवम जब भी नहीं होगा तब हम इंटरकोर्स करेंगे. इसकी वजह से क्या होगा, ओवम और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे. अगर मिलेंगे नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, नहीं होंगे. ठीक है. पीरियोडिक सबसिस्टेंस होता है, इज अ मेथड. कपल्स अवॉइड करते हैं कॉइटस. Coitus is the term, intercourse is the term, and other terms हम यूज नहीं करेंगे. 10 to 17 days of the menstrual cycle. ये मेरे रिलेटेड नहीं है, महीने के, ये मंथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये menstrual cycle के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा. ठीक है. menstrual cycle के 10 से 17वें दिन के बीच में एक्सपेक्टेड जहां पर ओव्यूलेशन होता है उस वक्त अवॉइड किया जाएगा. चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होते हैं, इसे हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं. ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा बेटा. देयरफॉर अगर इस टाइम पर हम अवॉइड करेंगे या इंटरकोर्स करना, क्वाइटस करना, देखो ये टर्म्स याद करने में टाइम लगता है मुझे, तब प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन could be prevented. फिर बाद में होता है विड्रॉल और coitus interruptus. इसके बीच में कैसे होता है, when there is intercourse, the male partner is aware कि यार उसका ejaculation हो सकता है या होने वाला है. So before ejaculation he just takes out his penis from the vagina so that could कि जो ejaculation होता है वो वहां पर ना हो पाए. That's why pregnancy could be avoided. But इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, most of the females की menstrual cycle एकदम कंटिन्यू नहीं होती है, तंतो 28 डेज की नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई पीरियोडिक सबसिस्टेंस के बीच में अगर ओव्यूलेशन अगर दूसरे टाइम पर होता है सो प्रेगनेंसी हो सकती है. अगर मेल का गलती से इजैकुलेशन हो जाए तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है. बट बिफोर एक्चुअल इजैकुलेशन देयर आर सम फ्लूइड व्हिच इज इजैकुलेटेड इन द फीमेल ट्रैक, तो वहां पर भी रिस्क होती है. सो यहां पर मैक्सिमम रिस्क होती है नेचुरल मेथड के बीच में. फिर बाद में है लैक्टेशनल एमनोरिया, absence of menstruation. सो जस्ट सपोज मैं एक फीमेल हूँ, कल जाके एक बच्चा होता है, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग करूंगा, तो 6 महीने के लिए मैं उसको ब्रेस्ट फीड करूंगा, तो 6 महीने के लिए ये चीज होगी. लैक्टेशनल एमनोरिया होगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा हाइप्रोलैक्टिन होगा, क्योंकि मेरे प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क की फॉर्मेशन करता है. बट ये जब प्रोलैक्टिन होता है, ये प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को बढ़ने नहीं देता है, मतलब FSH और LH को बढ़ने नहीं देगा. अगर FSH LH नहीं बढ़ेंगे तो मेरा ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेरे बीच में ओवम ही नहीं आएगा. तो अप टू 6 मंथ्स मैक्सिमम, यहाँ पर एक शब्द दिया है आप देख सकते हो, अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड, जिसके बीच में मैं अपने पति के साथ इंटरकोर्स कर सकती हूँ. बट वहां पर भी रिस्क होती है. ठीक है. कई कबार 3 मंथ्स के बाद में ओवम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए. अगर मैं कल जाके बच्चे को जन्म देती हूँ और अगर मेरा बच्चा होता है बट मैं उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं उसे बाहर का दूध पिला रही हूँ या मेरा बच्चा डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस इट विल नॉट वर्क फॉर 6 मंथ, इट विल जस्ट वर्क फॉर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स. सो दैट्स ईयर वहां पर भी एक रिस्क होती है. मेनी ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन लाइक कि 2 बच्चों के बीच में बस 6 महीने का अंतर होता है. सो इन दैट केस उनका कैलकुलेशन गलत हुआ था. ठीक है. फिर बाद में आता है हमारा बैरियर मेथड. ठीक है. ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड. ये ऊपर वाली लाइन में देख लेना कि एज इसके बीच में कोई मेडिसिन नहीं होते हैं तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और इसके बीच में रिस्क भी हाई होता है. वो मैंने एक्सप्लेन किया था क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा. बैरियर मेथड्स के बीच में ओवम एंड स्पर्म्स को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल मीटिंग से. ठीक है. ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल एंड फीमेल्स के लिए. ठीक है. फीमेडोम्स भी कहा जाता है, मेल के लिए कंडोम्स भी होते हैं, आपको पता है. ठीक है. ये कोई देखो, आपको लगता होगा कि यार भैया वीडियो में बहुत ज्यादा फ्रैंकली बोलते हैं, हंसाने को ट्राई करते हैं. ये हमें इस टॉपिक को इतना दबाना क्यों है? Why we just want to hide this topic? इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहते? करो बात करो. If I'm talking about the condoms, मैंने पहले कहा कि यार नीचे जाके लेके आओ. यार क्या उसके बीच में क्या बुरा है? यूज द condoms, उसमें कुछ बुराई नहीं है. यस, इस टॉपिक को इतना चढ़ा के मत रखो. ठीक है बेटा. फिर बाद में देखो ये किससे बने होते हैं, थीन रबर या लैटेक्स शीट से बने होते हैं. मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई मैं ये पढ़ा रहा हूँ. फिर बाद में एक तो मेल के बीच में पेनिस को कवर करेंगे, या अगर फीमेल होती है
तो वजाइना या तो सर्वाइकल कैनल या सर्विक्स धर लो, ठीक है, सर्विक्स धर लो क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ही दिया है, वहां पर होता है। इससे बिफोर क्या होता है, बिफोर इंटरकोर्स शब्द है वो, इंटरकोर्स की बिफोर यूज करते हैं एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बीच में स्पर्म नहीं जाएगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाता है। तो मेल के लिए सबसे एक पॉपुलर ब्रांड है निरोध, विच इज ऑल्सो अवेलेबल एट द सिविल आरएच पीएचसी, यू कैन गेट इट फॉर फ्रीली, ठीक है, वहां पर फ्री मिलता है। यूज ऑफ कॉन्डोम जो होता है वो एडिशनल बेनिफिट देता है क्योंकि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एड्स को क्या करता है, रोकता है। ये डिस्पोजेबल होता है, यूज करने के बाद धोखे फिर से यूज नहीं करना है, इट कुड लीड टू द इन्फेक्शंस, इट कुड लीड टू द फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सो दैट्स व्हाई जस्ट यूज इट और एंड अच्छे से पैक करके डिस्पोज कर देना, ठीक है, दैट्स द सिंपल थिंग। ये सेल्फ इंसर्टेड होता है, खुद से पहन सकते हैं, प्राइवेसी देता है, ऐसा नहीं है कि पहनना है तो डॉक्टर के पास गए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में फीमेल्स के लिए डायफ्राम्स होते हैं, सर्वाइकल कैप्स होती है, वॉल्स होते हैं, ठीक है, एंड ये भी रबर से बने होते हैं, ठीक है। ये फीमेल खुद से पहन सकती है, ठीक है, मतलब कोई भी पहना सकता है बट फीमेल पहन सकती है खुद से, ठीक है। और ये सर्विक्स को कवर करती है कॉइटस के टाइम पर, और ये क्या करती है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करेगी, और ये रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल बट दीज आर रीयूजेबल बिकॉज दीज आर मेड ऑफ रबर्स। निकालो अच्छे से, वॉश करो, गर्म पानी से वॉश करो, फिर से जब भी यूज करना तब यूज करो, ठीक है, दैट्स सिंपल। स्पर्मिसाइडल मतलब उसे किल करने वाला। क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, ऐसे कुछ चीजें होती है, जेली होते हैं, फोम होते हैं, जिसे हम उसके ऊपर लगाएंगे, उसे इंसर्ट करेंगे। सो व्हेन इजैकुलेशन हैपेंस, ठीक है, व्हेन इजैकुलेशन हैपेंस, स्पर्म्स उनकी मोटिलिटी कम होगी, वो मर जाएंगे, स्पर्म्स की डेथ हो जाएंगे, बेटा स्पर्म्स मर जाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। फिर बाद में अगर आप देखोगे अनदर डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये खुद से इंसर्ट नहीं कर पाओगे, डॉक्टर्स के साथ जाना पड़ेगा या तो आपको एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हमारे हॉस्पिटल के बीच में मैं जहां पर भी जाके देखता हूँ वहां पर बहुत सारा ये होता है, आईयूडीज बहुत देखने को मिलता है। ये यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, एक तो नॉन मेडिकेटेड होता है लिपेज लूप, इसे फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज कहा जाता है, एनसीईआरटी के बीच में नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड है, मतलब एज अ फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, इसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं होता, ये कॉपर रिलीज नहीं करता है, हार्मोन रिलीज नहीं करता, इसके पास पिल्स नहीं होती, इसके पास कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर की तरह, एक फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड एज द नॉन मेडिकेटेड, इट इज कॉल्ड एज नॉन मेडिकेटेड बिकॉज नन मेडिकेशन इज यूज हियर। देन कॉपर रिलीजिंग, इसके बीच में CUT, कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, इट इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर ENT है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड हार्मोन रिलीजिंग भी होते हैं जैसे कि प्रोजेस्ट्राट, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। LNG लेवोनर्जिस्ट्रॉल आपका 20, तो पूछा जाता है कि ये 20 क्या है, 20 उसकी रिलीजिंग मात्रा है, ये 20 mcg या उसका यूनिट पता नहीं है, बट ये 20 के बीच में रिलीज करता रहता है, सो दैट्स व्हाई LNG 20 लिखा है, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं बेटा, यूटेरस ही छोटा होता है तो ये बड़े क्यों होंगे, आपको लगता होगा कि इतना बड़ा होगा, इट इज दैट स्मॉल, इतना छोटा होता है बेटा, ठीक है। फिर बाद में अगर हम देखेंगे आईयूडी फंक्शन क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, क्योंकि ये एज अ फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, तो वहां पर जो भी सेल्स जाती है तो उसका वो फैगोसाइटोसिस कर देता है। यूटरस के बीच में कॉपर आयंस जो होते हैं वो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। कॉपर आयंस हमारे स्पर्म की बूम 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 करके जो मोटिलिटी होती है उसे बूम 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 करते हैं, मतलब स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखे हैं नाम, ये देखो, याद करो, इस वीडियो को बार बार देखो, सेव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, यार बहुत मेहनत लगती है यार, इसे हाईलाइट करना पड़ता है, इसको मैं डालूंगा। फिर वहां पे हमारे शॉर्ट नोट ज्वाइन कर लो वाइवा देशमुख बायोलॉजी के ऊपर, वहां पर जाओ, हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज होगा। पूरा क्लास 11th है, पूरा क्लास 12th है, मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की ये हाईलाइट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे कोर्सेज के बीच में। 480 रुपीज प्राइस है, बट 480 के बीच में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल है, क्योंकि फ्री टाइम के बीच में रिवाइज होगा, ब्रश करते समय, खाना खाते समय, वॉशरूम के बीच में रिवाइज होगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो देखना ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग एडिशन में क्या करते हैं, यूटेरस को अनस्टेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, इन केस फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, बट जो आपका इम्प्लांटेशन होने वाला है वो इम्प्लांटेशन यहाँ पर नहीं होता है। सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाते हैं स्पर्म्स के लिए, वो रुकने नहीं देता है, ठीक है। आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो कि डिले करना चाहते हैं या तो स्पेस चिल्ड्रन करना चाहती है। जैसे सपोज कल जाके मेरा एक बच्चा होता है और मैं अपने दूसरे बच्चे को, मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, मैं एक फीमेल हूँ, अगर मैं अपने दूसरे बच्चे का जन्म 5 साल के बाद देना चाहती हूँ, चांस देना चाहती हूँ, मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो इन दैट कंडीशन में आईयूडीज यूज करूंगा। मैं डेली पिल्स खा सकती हूँ? नहीं। मैं डेली डायफ्राम या वॉल्स यूज करूंगी? नहीं।
मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आयोडीन यूज करूंगी। एक बार डॉक्टर के पास जाऊंगी, LNG20, प्रोजेस्ट्रान, CUT, CO7, मल्टीलोड या लिपेजलू, इनमें से कुछ तो लगाऊंगी, आऊंगी 2-4 साल के लिए निवांत बेटा, ठीक है, निवांत हो जाएगा। तो वही चीज होती है इसके बीच में। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। आपको नहीं लगता होगा ये होगा, बट ये है, ये क्योंकि ये पावरफुल है बेटा, ठीक है। फिर बाद में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ इधर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, यहाँ पर गंडाएंगे आपको, ये गंडाएंगे, कैसे गंडाएंगे, ये बोलेंगे कि ओनली एस्ट्रोजन इज नॉट हेल्पफुल बेटा, इधर प्रोजेस्टेरॉन और इधर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन इज हेल्पफुल, बट ओनली एस्ट्रोजन इज नॉट हेल्पफुल, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया जाता है, इसके टैबलेट्स होते हैं। पिल्स जो होती है वो 21 मतलब 28 दिन की साइकिल होती है, तो 21 डेज तक लेनी होती है, 7 दिन तक स्किप करेंगे। इट इज स्किप फॉर द 7 डेज, जिसकी बीच में बाद में आपका मेंस्ट्रुअस मतलब पीरियड्स आएंगे और फिर बाद में रिपीट करनी होती है। भैया आप बहुत अच्छे से समझाओ, नहीं समझ में आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेरा वीडियो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वक्त में। समझ में नहीं आएगा तो बेटा पैसा वापस। कौन सा पैसा, मेरे को दिया है क्या आपने, नहीं, फिर भी पैसा वापस, ठीक है। तो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये अल्टर करता है और एंट्री ऑफ स्पर्म इज रिटार्ड करता है। ये 4 लाइनें बेटा रट लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 2026 में, नहीं आया तो आपका नाम बदल देना, ठीक है। फिर बाद में आपका बोला मैंने, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बीच में मैंने खुद से गलती की थी। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज अ वंस अ वीक, हफ्ते में बस एक ही बार लेनी है बेटा, ठीक है। एंड बहुत साइड इफेक्ट्स कम है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये NSAID है, मतलब इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, स्टेरॉइड्स नहीं है। स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत दिक्कतें आती है फ्यूचर के बीच में, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल जो कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू देता है, एंड इट वाज मेड बाय CDRI लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट था। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन, ये हम इम्प्लांट्स की तरह या इंजेक्शंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। इम्प्लांट्स यूज करोगे, स्किन के नीचे इसे रख दोगे तो इट विल एक्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, ये बहुत टाइम के लिए स्लोली क्या करेगा, रिलीज करते रहेगा। तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगा, ठीक है। तो पिल्स क्या डेली लेनी पड़ेगी, इसे एक बार इंजेक्ट कर लिया, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, तो वो भी सिमिलर एक्शन होता है पिल्स की तरह। यहाँ पर लिखा है इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर, पिल्स शॉर्टर, ये इम्प्लांट्स मच लॉन्गर। कैसे मच लॉन्गर, रिपीट मेरे साथ, मच लॉन्गर, ऐसे करेंगे। फिर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ coitus हैव बीन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड ये अवॉइड करते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल और अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मुझे बहुत बार मेरे दोस्तों के फोन आते हैं कि कैजुअली हो गया, अभी मैं क्या करूं, ठीक है। ऐसे होते बाद में भी आते हैं प्रेगनेंसी होने के बाद, देन हम उसे अच्छे से गाइड करते हैं हॉस्पिटल को जाने के लिए, गायनेक के पास जाने के लिए। बट ऐसे भी होते हैं क्या हो गया गलती से, या कॉन्डोम्स का फेलियर हो गया, या कॉन्डोम्स टॉर्न हो गए, इन दैट केस वी सजेस्ट देम अनवांटेड 72, आपने एडवर्टाइज देखा होगा, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसे लेने के बाद 72 आवर्स के बीच में लेना होता है। इफ यू टेक आफ्टर 72 आवर्स इट इज नॉट यूजफुल। एंड बेटा इसके लिए सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, आपको लगता है कि भैया 72 आवर्स पर लेना होता है, मतलब अभी सेक्स हो गया, सॉरी इंटरकोर्स हो गया, 72 आवर्स पर लेना है, नहीं, 72 आवर्स के बीच में एज सून एज पॉसिबल लेना है, ठीक है। अभी गलती से हो गया, अभी खा लिया, सही है, ठीक है, ऐसा लेना है आपको। फिर बाद में इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में आता है सर्जिकल मेथड, जिसे स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। स्टेरलाइजेशन मतलब एक बार कर लिया तो रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेरलाइजेशन मेथड। वापस नहीं आ पाओगे इस माया जाल से बेटा, इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। निकलना पॉसिबल है बट बहुत रेयर होता है, ठीक है। जनरली एडवाइज द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड। देखो मैं भी करूंगा, मेरी वाइफ भी करेगी, फायदा नहीं है। मैं करूंगा, वाइफ को करने की जरूरत नहीं है, वाइफ करेगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इट इज दैट सिंपल बेटा, ठीक है। डायग्राम देखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अ वैजेक्टोमी, इट इज अ ट्यूबेक्टोमी, दिखा रहा है यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को टाइड एंड कट है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को टाइड एंड कट है, बहुत बार देखा है हमने, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जाने दो, मेरा अगर शॉर्ट नोट्स का कोर्स खरीदोगे तो उसके बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, या DNA टेस्ट सीरीज है उसके बीच में दूंगा। भैया आप फ्री में थे तो बता दो कौन सा क्वेश्चन था, बट ठीक है चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक ऐसा बंदा है जिसने की वैजेक्टोमी की है, तो उसके जो इजैकुलेशन है
उसके बीच में क्या क्या होगा और क्या क्या एब्सेंट होगा ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर तो बंदा है जो कि इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा कि वैसेक्टोमी करने के बाद एक बंदे के इजैकुलेशन के बीच में क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट रहेगा वो आपको बताना है। फिर बाद में फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए से वैसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल्स के लिए से ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी के बीच में वाज रेफरेंस का स्मॉल पार्ट रिमूव और कट एंड टाई किया जाता है। इंसिजन स्क्रोटम पर होता है। ये क्वेश्चन मैंने हमारे यूट्यूब पोल पर डाला था, बहुत लोगों ने इसे गलत किया था। इंसिजन स्क्रोटम पर होता है, एब्डोमेन पर नहीं। अगर मेरे अंदर तुम वैसेक्टोमी करेगा तो मेरे तुझे किस पर करना पड़ेगा, कहां पर करना पड़ेगा, स्क्रोटम के ऊपर कट लेना पड़ेगा। और फीमेल पर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल या तो वजाना के थ्रू भी कर सकता है। तो ट्यूबेक्टोमी के बीच में फैलोपियन ट्यूब होता है, रिमूव किया जाता है, टायर अप किया जाता है। एब्डोमिन या तो वजाना के थ्रू इंपॉर्टेंट है और रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर होती है, बट इफेक्ट जो होता है वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई इफेक्ट, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। यहाँ पर नीचे ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ लेना, हम अभी एमटीपी देखेंगे। 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। आई नेवर इमेजिन कि ये टॉपिक इतना लंबा जाएगा, बट इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि यार क्या बताऊं, ठीक है। अभी है एमटीपी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, उसे हम एमटीपी कहेंगे, दैट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसे इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं क्योंकि इसमें इसे खुद से इंड्यूस करते हैं, ठीक है। 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज हर साल होती है पूरी दुनिया में। यहाँ पर वर्ल्ड की जगह पर इंडिया डाल के आपको फंसा देंगे, नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज होती है हर साल में। फिर बाद में 1/5 होती है टोटल कंसीव प्रेगनेंसीज। अगर 5 प्रेगनेंसीज हो रही है तो उसमें से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिससे कि हम अबॉर्ट कर देते हैं, फिर ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लीगलाइज कर दिया 1971 के बीच में। तो पूछा जाता है कि एमटीपी एक्ट कब लीगलाइज किया था हमारे इंडिया के बीच में। सो द ईयर इज 1971 एंड इट वाज वेरी एसेंशियल, क्योंकि जस्ट सपोज कि अगर किसी के बीच में कैजुअल इंटरकोर्स हो जाता है या किसी को बच्चा नहीं चाहिए बट उनकी प्रेगनेंसी हो गई एंड इफ दे वांट टू क्विट द प्रेगनेंसी देन दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन व्हिच इज लीगली पॉसिबल। इट इज कॉल्ड एज द एमटीपी। गो टू द डॉक्टर, दे विल फॉलो द लीगल प्रोसीजर्स, दे विल नोट डाउन योर नेम, योर हस्बैंड और योर पार्टनर नेम, व्हाट इज द इंटेंशन टू डू विद दैट। बट यहाँ पर हम सेक्स नहीं दे सकते बेबी का, वो इधर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी जस्ट हैव टू अबॉर्ट इट, वी डोंट सी द सेक्स ऑफ द बेबी एंड इन दैट केस इट इज अ पॉसिबल थिंग एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स को रोका जाता है, ये देख लेना, मैं हर बार बताऊंगा क्या, ठीक है। एमटी के बीच में है क्यों होता है कैजुअल एंड प्रोटेक्टेड सेक्स, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कॉन्डोम तो यूज किया था बट वो टॉर्न हो गया इन दैट कंडीशन, ठीक है। यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। एमटीबीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना एक तो फीमेल के लिए धोखादायक हो सकता है, या तो बच्ची के लिए धोखादायक हो सकता है, या तो उसके बीच में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि फ्यूचर में जाके उसे कोई तकलीफ दे सकती है। इन दैट केस यू कैन डू एमटीपी वेरी इजीली। तो एमटीपी जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स का। आउट ऑफ 9 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे करके 3 मंथ्स के होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इजी होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक मंथ्स के बीच में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 into 3 equals to 3, मतलब 4 into 3 equals to 12 वीक्स। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में सिंपल होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में मोर इजी होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में नॉर्मली हम परमिशन नहीं देते हैं। एमटीपीज आर आल्सो परफॉर्म बाय द इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ते हैं, फीमेल मर जाती है, बच्चा तो मर ही जाता है। वो कुछ भी यूज करते हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी आती है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसके बीच में अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो होते हैं वो जाके एमटीपी करते, कुछ भी करते, खराब चीजें बहुत, ठीक है, अनसेफ होता है, मर जाती है इसकी वजह से, मिसयूज ऑफ अम्नियोसेंटेसिस होती है। जस्ट रीड दिस, ठीक है। देन वी विल डिस्कस एसटीआई, दैट इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एसटीआई, जिसे हम वेनरल डिसीज भी कहा जाता है। वैभव देशमुख नहीं, वेनरल डिसीज फॉर वीडी फॉर वैभव देशमुख नहीं। एक बच्चे ने कमेंट किया था वैभव देशमुख मतलब वीडी, बुक्की घालूंगा ऐसे तुझे, ठीक है। फिर बाद में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रिलेटेड होते हैं। तो इसके बीच में गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, जेनेटल हर्पेस होता है, क्लाइमाइडियासिस होता है, जेनेटल वॉर्ट्स होता है, ट्रैकोमोनासिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एंड ऑफ कोर्स जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे, दैट इज एचआईवी एड्स, इसके बीच में होता है, ठीक है। तो इसके बीच में हेपेटाइटिस बी, नीचे येलो में दिख रहे हो, ये हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ये शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके द्वारा भी होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड की वजह से, या इन्फेक्टेड मदर से भी होता है।
देयर वाज अ केस वेयर, नाम नहीं बताऊंगा, जस्ट अ केस, 24 ईयर्स ओल्ड जो एक स्टूडेंट था, ठीक है, स्कूल नहीं कॉलेज का, उससे भी ये HIV एड्स ट्राइडॉट की वजह से डिटेक्ट हुआ था। सो इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट कि यार उसका बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, उसने बहुत बार ब्लड डोनेट भी किया था, इन दैट कंडीशन उसे वहां से हुआ होगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी, ठीक है, इसको आप जॉन्डिस की तरह ले सकते हो, इट इज अ लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर, आप कंसिडर कर लेना, दैट इज इनफ फॉर यू। एंड HIV, ये दोनों चीजें होती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी एंड जेनेटल हर्पेस एंड HIV इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर 3 स्टार्स लगाए हैं। अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। देखो हम कैसे करते हैं कि ये डिटेक्ट अर्ली नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार छोटा तो है, छोटा फुट कोड़ा तो आया है, मतलब छोटा एम्प्यूल वगैरह तो आ रहे हैं, कुछ नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट जो होते हैं वो माइनर होते हैं, इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, जिससे कि हम असिम्टोमेटिक भी माना सकता है, लाइक ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते या असिम्टोमेटिक भी होता है। इन दैट कंडीशन वी जस्ट अवॉइड दिस, एंड ये बहुत बढ़ता है आगे, इतना बढ़ता है कि बाद में बहुत भी अच्छी लगती है, मगर ये डिसीजेस अच्छे नहीं लगते बेटा, ठीक है। फिर बाद में टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इंक्लूड कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बीच में आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। देखो अगर आपको पूछे कोई कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो उसे ये 3 लाइनें दिखाई देना, तो इसे वो 3 लाइनें दिखा देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में है देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमॉन्ग पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24, मतलब हमारे एज ग्रुप के बीच में। मेरा भी करंट रनिंग 24 रहेगा, सो मैं भी वल्नरेबल हूँ, मैं याद रखूंगा, ठीक है, मैं काळजी लूंगा इसके बीच में। तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, ऑब्वियस है, ठीक है। फिर बाद में ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, कॉन्डोम्स यूज करना, क्योंकि वो बेनिफिट देते हैं, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं इस चीज के बीच में। इन केस ऑफ डाउट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, किसी क्वैक के पास मत जाओ, गायनेक के पास जाओ, ठीक है, या अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। और गेट कॉम्प्लीमेंटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विथ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन आता है तो अपने पार्टनर को भी दे दो और खुद को भी, दोनों को भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सबसे लास्ट में चीज है इनफर्टिलिटी, बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इनफर्टिलिटी के बीच में, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज कर देना। तो एक लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो है इस हमारे दुनिया के बीच में और इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, मतलब कि यार उनकी शादी हो चुकी है, वो बहुत सालों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू गेट कंसीव्ड, और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो उसका रीजन क्या हम देखेंगे, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन। यहाँ पर आपको 2 साल लिखना है, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स लिख लो, क्योंकि इनफर्टिलिटी तभी मानी जाती है जब आप 2 साल से बहुत ट्राई कर रहे हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव, इट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ये आपको दिया है जाके। मैनी फिजिकल कंजेनाइटल फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का पेनिस बहुत छोटा होगा, किसी का इजैकुलेशन नहीं होता होगा, या स्पर्म्स नहीं आते होंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, कंजेनाइटल होता है, ठीक है। फीमेल्स के बीच में सर्वाइकल कैनल ही क्लोज होती है, या ट्रैक ही अच्छे से नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक होती है, ऐसे होता है। डिसीजेस होते हैं, STIs होते हैं, ड्रग्स, फीमेल ऐसे कुछ ड्रग्स लेती है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, या मेल कुछ ऐसे ड्रग्स लेता है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट दिस इज वन शॉट, सो आई डोंट हैव एनी मच टाइम। तो डिसीजेस होते हैं जिसकी वजह पे ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से होता है इम्यूनोलॉजिकल, बेटा उसकी ताकत ही नहीं होती है, ठीक है, 1 मिनट के बीच में वो मतलब हो जाता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल भी होता है। एक ऐसा कपल हमारे टीचर ने हमें बताया था, ठीक है, तो जो कि क्या कैसा करता था कि जो मूवी में भी था एक बार, ठीक है, कि कैसे हुआ करता था, दे यूज्ड टू हैव एनल सेक्स, ठीक है, एंड इन दैट कंडीशन दे वर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ बेबी। सो इन दैट कंडीशन आफ्टर 4 years of their marriage, our teacher explained them like this is not a proper thing you are doing wrong practice, ठीक है, आपको ये अलग जगह से करना है, it is vaginal sex and not the anal sex you have to do, ठीक है। so in that condition psychological भी चीजें होती है, so बहुत सारी चीजें होती है, कपल्स मतलब मल्टीपल होता है। तो आर्ट यहाँ पर मैंने लिखा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, IVF, ET में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, जिन भी कपल्स को नहीं हो रहा है, बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, इसे रीड कर लेना बस, उनके लिए हम कुछ मेथड चूज कर सकते हैं। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, जिसे हम कॉमनली आर्ट कहते हैं। आर्ट मतलब हमारा आर्ट नहीं, ड्राइंग नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मेरे साथ कैसे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसके थ्रू हम करेंगे। तो इसके बीच में IVF होता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब का फंक्शन क्या, इन विट्रो का एक मीनिंग क्या होता है कि आपकी बॉडी के बाहर,
ठीक है, बाहर, बॉडी के बाहर इससे होता है। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस ऑफ द बॉडी के बीच में कहा जाता है। उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, तो इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करेंगे फीमेल के बीच में, जिस पूरे मेथड को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपने बहुत बार टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, तो वही होता है। बॉडी के बाहर स्पर्म्स और ओवम को मीट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे फीमेल्स के बीच में, वहां पर इम्प्लांटेशन होगा, और इस टोटल प्रोसीजर को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में क्या है मेरे दोस्तों, ओवा फ्रॉम द वाइफ लिया जाता है, तो डोनर, एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड लिया जाता है, और इसके बाद में ये सब कुछ किया जाता है। द ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद द अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली ज़ाइगोट या तो अर्ली एम्ब्रियोज जिसका अंदर 8 ब्लास्टोमर्स होंगे, उसे हम ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बीच में। तो जब भी उसे हम फैलोपियन ट्यूब के बीच में डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज़िफ्ट, दैट इज अ ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन, इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन ट्रांसफर। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर्स होंगे तो उसे हम डायरेक्टली यूटेराइन के बीच में डालेंगे, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 8 ब्लास्टोमर्स तक होगा तो फैलोपियन ट्यूब के बीच में, 8 से ज्यादा होगा तो यूटेरस के बीच में होता है। और एम्ब्रियो जो कि नॉर्मल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल होता है, उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जस्ट सपोज मैं हूं, मेरा पति है, ठीक है, मेरे बीच में क्या है, मैं नॉर्मल हूं, मेरे पति के बीच में स्पर्म्स की कमतरता है, ठीक है, तो मेरे पति में से स्पर्म्स लेंगे, ठीक है, मेरे नॉर्मली यूटरस के बीच में, फैलोपियन ट्यूब के बीच में नॉर्मली उसे डालेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के बीच में, ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं, कहाँ पर चला गया, ठीक है, हाँ, उस कंडीशन के बीच में सब कुछ मेरे अंदर तो नेचुरली हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम इन विवो फर्टिलाइजेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। यस, ट्रांसफर फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ओके। एम्ब्रियोज फॉर्म इन द इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही यहाँ पर दिया है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज द गिफ्ट। अभी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसे देंगे, जस्ट सपोज मेरा नाम है वैभवी, मैं एक फीमेल हूँ, मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, यूट्रस अच्छा है, फैलोपियन ट्यूब अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, हार्मोन्स अच्छे हैं, बट मेरे अंदर ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी अपने एक सहेली से एक ओवम लूंगी, उसका ओवम मैं अपने अंदर डालूंगी, ठीक है। स्पर्म मेरे पति के होंगे, मेरे अंदर ही नॉर्मल प्रोसीजर होगी, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, बट मैंने गैमेट मेरे सहेली का लिया था, डोनर का लिया था, दैट्स व्हाई उसे कहेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ऑब्वियसली सिमिलर था। फिर बाद में होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हम ICSI भी कहते हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में कैसा होता है, स्पर्म लिया जाता है, छोटी छोटी सी लेबोरेटरी की मशीन होती है, ठीक है, ऐसे स्पर्म लिया जाएगा, खींचा जाएगा, और ओवम के बीच में इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये ऐसे मेल्स के बीच में किया जाता है जिनके बीच में स्पर्म का जो काउंट होता है वो कम होता है, तो मोटिलिटी कम होती है, जिससे हम कहते हैं एक तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो उसी के साथ होता है दूसरा, और होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके बीच में सीमेन ले जाएंगे और आर्टिफिशियली फीमेल के ट्रैक में डाले जाएंगे, ठीक है, तो उसके बीच में होता है। फिर बाद में इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर artificially introduced either into the vagina or uterus, इसी is called as the intrauterine insemination। तो IUI मतलब होता है intrauterine insemination। इसके बीच में क्या करेंगे, एक डोनर का स्पर्म लेंगे, फीमेल के एक तो वजाना के बीच में या तो यूटरस के बीच में डालेंगे। तो इससे हमने क्या किया, स्पर्म्स को खुद से लिया, वो पेनिस के थ्रू नहीं गए, हमने लिया और डाला, तो इसे हम कहते हैं इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में लाइन है, अवर लॉज परमिट लीगल एबॉर्शन एंड इट इज एज एट एडॉप्शन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। यार देखो, इतना झंझट करने से अच्छा है कि किसी ऐसे बच्चों को पालो जिसको पेरेंट्स नहीं है, जिसको मम्मी पापा नहीं है, सो एडॉप्शन ले लो, लीगल, ठीक है। और समरी के बीच में 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। Though contraceptives are not regular requirements for reproductive health, one is forced to use them to avoid pregnancy or delay the space pregnancy। important है। MTP के बारे में बताएं, कैजुअल रिलेशनशिप, ये भी एक बार देख लेना। और फिर बाद में inability to conceive or produce children even after 2 years, ये important है, of unprotected sexual coagulation, it is called as the infertility। and in vitro fertilization followed by embryo transfer of embryo into the female genital tract, it is a method जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहां पर जाने के बाद आपको ये वाला कोर्स दिखाई देगा, जिसके बीच में आपको क्लास 11 क्लास 12 के बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स है,
90% एनसीईआरटी आपकी इस बीच में कवर्ड है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। ईच टॉपिक 5 मिनट्स के बीच में रिवाइज होता है। मॉर्फोलॉजी के एडिट फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ड्रग्स है। अगर इसे रिवाइज करोगे फ्री टाइम के बीच में, ब्रश करते समय, वॉशरूम के बीच में या चाय पीते समय, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बचेगा और पूरा बायोलॉजी विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज रिवाइज हो जाएगा। और जस्ट 2 रिवीजन के बाद में हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई है कि भैया हमारा स्कोर बढ़ा है। तो अगर आप भी बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हो और एवरेज स्टूडेंट हो, तो ये आपको लास्ट के दिन भी, अगर नीट कल है 3 मई को, अगर 2 मई 2 ऑफ मई को भी रिवाइज करते हो ये, तो भी आपका 360 पक्का है। तो इसे श्योरली परचेस कर लेना, ये आपको श्योरली हेल्प करेगा इसके बीच में।